हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जूरिस्प्रूडेंस के पिछले लेक्चर में देखा कि मैंने आपको नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वितरणीय न्याय तथा दोष निवारण न्याय की प्रकृति, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस क्या होती है। न्यायिक शपथ किसी न्यायाधीश को सिर्फ न्याय करने का ही अधिकार नहीं देती। न्यायिक शपथ जो होता है वो किसी न्यायाधीश को सिर्फ न्याय करने का अधिकार नहीं देती, ना ही न्यायाधीश को सिर्फ विधि की व्याख्या करनी होती है, और न्यायाधीश को केवल विधि की व्याख्या करनी नहीं होती। न्यायिक शपथ न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक बताती है कि विधि के अनुसार न्याय करे, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग निर्णय ले। न्याय का परंपरागत विश्लेषण करते हुए अरस्तू ने पर्टिकुलर जस्टिस तथा समान न्याय मतलब जनरल जस्टिस की चर्चा करते हुए न्याय को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तथा करेक्टिव जस्टिस के मध्य एक डिफरेंस बताया। क्या? अरस्तू ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब वितरणीय न्याय समानता मतलब इक्वलिटी प्रदान करता है, अर्थात समान व्यक्ति में समान तथा असमान व्यक्तियों में असमान वितरण। ठीक। और दोष निवारण का मतलब सुधारवादी न्याय मतलब करेक्टिव जस्टिस, जिसको सुधारवादी न्याय बोला जाता है। वहाँ समानता पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है जहाँ समानता विचलित हुई है। जहाँ पर समानता विचलित हुई है वहाँ पर करेक्टिव जस्टिस समानता लाने का प्रयास करता है। यहाँ यह मानता होती है कि जिस स्थिति में उलटफेर हुआ वह वितरणीय रूप में न्यायपूर्ण थी। अरस्तू के सिद्धांतों में दो कमजोरियां थी। पहला तो समानता या असमानता का विचार करने से सब कुछ उस पर निर्भर करता है। समानता या असमानता का विचार करना सब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति समानता तथा असमानता का निर्धारण करने का दृष्टिकोण क्या है। दूसरा, हम समानता की परिकल्पना करते समय यह मानकर चलते हैं कि दोनों पक्षकार समान स्थिति में हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं अगर वादी प्रतिवादी दोनों वादी ने कोई वाद न्यायालय में लाया प्रतिवादी के खिलाफ, तो वादी और प्रतिवादी दोनों को सेम एज इट इज समझा जाता है। यह शक्ति, कौशल, बुद्धि आदि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पक्षकार समान हो ही नहीं सकते। यद्यपि संविदा के विवाद का निर्णय करते समय हम कल्पना करते हैं कि संविदा के पक्षकारों की स्थिति समान है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। दोनों पक्ष की सौदेबाजी स्थिति, बार्गेनिंग पोजीशन, न्याय, समानता, न्याय कई मूल्यों का संतुलन है जिनमें समानता एक है। फ्रेडरिक कहता है न्याय कभी दिया नहीं जाता, न्याय प्राप्त करने का कारण। न्याय दिया नहीं जाता, न्याय प्राप्त करने का कारण, अर्थात न्याय अभिष्ट है। ये मूल्य है जो विधि के अनुसार न्याय करने के पीछे की प्रेरणा। समान व्यक्तियों में लाभ का समान वितरण, लाभ की भांति भार दायित्वों के बारे में भी समानता हो, समान व्यवहार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता, पूर्ण निर्णय के सिद्धांत का उचित, निश्चित व्यक्ति तथा निकाय में विशिष्ट लाभ और हानियों का निवारण। ठीक। तो करेक्टिव जस्टिस जो है वो समानता मतलब इक्वलिटी प्रतिपादित करता है, और जो आपका दोष निवारण है करेक्टिव जस्टिस, ठीक, इक्वलिटी प्रदान करता है जहां पर समानता पुनः स्थापित कर सकते। अब हम इसमें बात करेंगे अजन्मे व्यक्ति की विधिक स्थिति। जो व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी विधिक स्थिति क्या हो सकती है। अजन्मे व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे बच्चे से है जो माता के गर्भ में आ गया है परंतु जिसने भौतिक विश्व में अपना पृथक अस्तित्व प्रकट नहीं किया। पैटर्न के अनुसार माता के गर्भ में स्थित बच्चा विधिक व्यक्ति नहीं है तथा इसे किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार प्रदान नहीं है। जाहिर सी बात है। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक बच्चा जीवित जन्म नहीं ले लेता तब तक माता के शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ जाता, उसे विधि के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। परंतु ये विचार सही नहीं है। सिर्फ गर्भस्थ शिशु ही नहीं, ऐसा शिशु जिसने गर्भ धारण नहीं किया उसे भी विधिक अधिकार नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अजन्मे शिशु को अधिकार प्राप्त है तथा ऐसा अधिकार उसके जन्म पर समन्वित होता है।
समस्या अधिकार का स्वामित्व विधिक व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। गर्भस्थ शिशु कई उद्देश्यों के लिए व्यक्ति माना जाता है, कई उद्देश्यों के लिए। इस प्रकार एक अजन्मे शिशु के पक्ष में प्रत्यक्ष दान किया जा सकता है। अजन्मे शिशु के पक्ष में प्रत्यक्ष दान किया जा सकता है। हिंदू विधि में यदि विभाजन गर्भस्थ शिशु का अंश आवंटित किए बिना किया गया, जिसे अविभाज्य संपत्ति के अंश प्राप्त है, यह विभाजन की तिथि के अस्तित्व में होता है। यह विभाजन अपास्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु के संपत्तिक अधिकार का विधि में पूर्ण मानता है। ऐसा व्यक्ति जो पैदा नहीं हुआ है, जिसने गर्भ धारण नहीं किया है माँ के, उसको संपत्ति में अधिकार है, ठीक है, और ये विभाजन अपास्त करने जाने योग्य भी है। आपराधिक विधि में गर्भस्थ शिशु को क्षति उपहति दंडनीय अपराध। गर्भस्थ शिशु की हत्या या गर्भपात भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, धारा 312 और 313 और 316। अब देखिए, अगर किसी माँ के पेट में किसी बच्चे ने गर्भ धारण किया है, अगर उसकी मौत हो जाती है, मतलब उस स्त्री को अगर कोई मार देता है जिससे स्त्री के साथ साथ उसकी मौत हो जाती है, तो इसके अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है, जो धारा 312, 313 और 316 के अंतर्गत अपराध है। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु को विधि द्वारा संरक्षित अधिकार प्राप्त है तथा गर्भस्थ शिशु को विधिक व्यक्ति प्राप्त है। गर्भाधान के पूर्व भी अजन्मे शिशु का व्यक्तित्व प्राप्त है। न्यास के माध्यम से अजन्मे शिशु के पक्ष में अधिकार सृजित किए जा सकते हैं। यह जब तक शून्य का शिशु का जन्म नहीं होता, तब तक किसी अन्य व्यक्ति के अजन्मे शिशु का अधिकार नहीं किए जा सकते। यहाँ संपत्तिक अधिकार शिशु के जन्म पर समर्थित होते हैं। अजन्मे शिशु के पक्ष में संपत्ति अधिकार शाश्वतता के विरुद्ध है। रूल अगेंस्ट प्रेपेटरी द्वारा शासित होते हैं। नियम एक समय सीमा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत अधिकार निश्चित होना अनिवार्य है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अजन्मे व्यक्ति, लीगल पोजीशन ऑफ अनबॉर्न पर्सन के बारे में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।